नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब कुछ जानकारी हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से साझा करना चाहते हैं। कुछ और वो भी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर और कुछ जो मेरे साथ घटित हुई। कहीं पर हम जो है ये मैंने ये अपना ये जो है ये मैंने राजनीतिक दल है भारतीय अवाम ताकत दल जो कि चुनाव आयोग से या भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत है, तो इसके पंजीकरण के पहले जब हम अभियान चला रहे थे और उतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन छिटपुट हम चला रहे थे, तो उसका विषय था कि राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता। और लगभग ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि भारतीय एकता के बगैर राष्ट्रभक्ति नहीं है और राष्ट्रभक्ति का मतलब जो है राष्ट्रभक्ति वहीं से शुरू होती है कि जब हम जो है भारतीयता के आधार पर एकता की बात करें, सबको एक साथ ले और अपने आवाम से मोहब्बत करें। तो ये दोनों पहलू जो है कि भारतीय एकता और राष्ट्रभक्ति यह एक दूसरे के पूरक हैं। तो यही विषय था अपना कि राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता, और यही इसी का अभियान जो है कुछ अपने जो है सीमित सहयोगियों के द्वारा जहाँ भी इस तरह का भाषण, इस तरह की स्पीच, इस तरह का व्याख्यान का अवसर आता था तो उसका उपयोग करते हुए हम दिया करते थे। तो एक जगह हमने इसका व्याख्यान दिया, जैसा कि हमारे व्याख्यान की परंपरा है कि जब हम व्याख्यान देते हैं तो आखिर में एक अवसर भी देते हैं कि जो विषय रखा गया है उसके विषय में कोई यदि वो पूछताछ करना चाहे और स्पष्टीकरण चाहे, अपने संदेह और शक शुबहा को दूर करना चाहे तो वो पूछ सकता है। तो एक सज्जन ने कहा कि सर अभी भी आप जो है वो अधिकारी की तरह ही बोल रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमको तो रिटायर हुए कई वर्ष हो गए और हम आप लोगों के बीच में ही हैं। मेरी कोशिश रहती है कि कोई ऐसी बात मेरे मुंह से न निकले, कोई जिसका आशय यह निकाला जा सके कि हम अधिकारी की तरह बोल रहे हैं। तो हमने कहा मेरा निवेदन आपसे है, मैंने उस सज्जन से कहा मेरा निवेदन आपसे है, जरा स्पष्ट करें कि मेरे किस शब्द से या किस वाक्य से आपको ये लगा कि हम अधिकारी की तरह बोल रहे हैं। हम तो जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उन्हीं के बीच का हूँ और जो समझाने का जो प्रयास भी होता है लगभग उसी के आसपास का होता है। तो वो बोले कि नहीं सर, हमारे कहने के तात्पर्य ये था
कि आप इस समय के नेता की तरह नहीं बोल रही हैं, इस वक्त के जो नेता है उसकी तरह नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि तो थोड़ा और खुल के बोलिए, आपके कहने का तात्पर्य क्या है। कहें कि इस समय के जो नेता जो हैं कि यदि कोई बात कहना चाहते हैं तो वो जानते हैं कि ये बात गलत है, वो बिल्कुल जानते हैं गलत है, लेकिन उसको निस्वार्थ के वश जो है उसको सही साबित करने की जो है वो भरपूर कोशिश करते हैं और चारों ओर से तरह तरह के वो तर्क गढ़ करके वो प्रस्तुत करते हैं। और उसी प्रकार कि वो जानते हैं कि सही है, तब भी निस्वार्थ के चलते उसको तरह तरह के तर्कों द्वारा और तरह तरह के यूं कह लीजिए कि कुतर्कों द्वारा उसको गलत साबित करने की बराबर कोशिश करते हैं। लेकिन आप में ऐसा नहीं है। आप में यह है कि जो चीज़ सही है, लोगों के हित की बात है, समाज के हित की बात है और देश के हित की बात है, आप जो है पूरी जो है वो बेबाकी से आप कहते हैं। तो हमने कहा भाई ये हमारी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक हमारा भारतीय भाई बहन इसी जज्बे इसी विचार से अब सोचे भी और इसी विचार से वो वो व्यवहार भी करें। तो एक ने कहा कि देखिए सर, आपका ये जो है साफ गोई कि जो आपके मन में है वही चीज़ आप बाहर भी कहते हैं, लेकिन ये इसमें कि राजनीति में चलेगा नहीं। आपको मजबूरन छल कपट करना ही पड़ेगा, तिकड़म करना ही पड़ेगा। तिकड़म से पैसा आपको वो जुटाना पड़ेगा। इसमें बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, करोड़ों और कई करोड़ों अरबों की आवश्यकता होती है पार्टी को खड़ा करने में। मैंने कहा कि आपकी कुछ बात सही है, कुछ बात सही नहीं है। पार्टी को खड़ा करने में धन की आवश्यकता होती है, ये बात सत्य है, लेकिन इस धन के लिए वो तिकड़म का सहारा लिया जाए, छल कपट का सहारा लिया जाए, झूठ का सहारा लिया जाए, जो कि इसमें व्याप्त है, जो कि इसमें हमारे भारतीय राजनीति में की एक बहुत बड़ा अभिशाप है और लोग कहते हैं विशेषता भी है। तो हमने उनसे ये कहा कि व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी जो मन में है वही बाहर हो, और इस तरह से मन की शुद्धता हो, शुचिता हो, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपराइटनेस हो, या स्टेट फॉरवर्डनेस हो, और डाउन टू अर्थ भी बोलते हैं अंग्रेजी में। वही चीज जो है यानी सार्वजनिक जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में होने की परम आवश्यकता है। चूंकि ऐसे लोग इसमें नहीं हैं या लगभग बिल्कुल शून्य के बराबर हैं, और अपनी भारतीय आवाम भी जो है ऐसे लोगों को तरजीह नहीं देती है। आज भी हमारी भारतीय आवाम राजनीतिक जीवन में जो छली है, कपटी है और अपने आवाम से बराबर झूठ बोलता है, तिकड़मी है, भ्रष्टाचारी है, अपराधी है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि देशद्रोहियों को भी, देश के दुश्मनों को भी हमारे इसी भारतीय आवाम से समर्थन और वोट मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि विचारों की शुद्धता जो और इसके विषय में हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले कहा हुआ है, मनसा वाचा कर्मणा, की शुद्धता आपके मन में भी होनी चाहिए, वाणी में होने चाहिए और कर्म में, और तीनों में सिंक होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन, तीनों में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि जो आपके मन में है वही वाणी में आना चाहिए, और जो वाणी में है वही आपके
कर्तव्य में आना चाहिए। और वो आपके व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे आपका शासनिक और प्रशासनिक जीवन हो, तब जाकर के स्थिति ये बदलेगी। तो हमने कहा कि जो इस समय राजनीति का जो अभिशाप है वो इसी कारण से है कि जो अभी चीजें बताई गई हैं उनका नितांत अभाव है। और कम से कम आप लोग और हमारे देश की आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे देश के आदरणीय भारतीय लोग जो ऐसे लोगों को तरजीह देना माने आरंभ करें, ताकि उनका हौसला बढ़े कि कई लोग तो अब जो भी है वो ये कहते हैं कि भाई ये तो वो गंदी नाली है, इसमें कौन उतरेगा। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि ये गंदी नाली फिर घुमा कर आगे वो सर पर ही बैठता है। तो गंदी नाली को तो साफ करने की जिम्मेदारी हर एक की है, भारतीय आवाम की भी है और लोगों की भी है। और वो भी मैंने मन से, वाणी से और अपने आचरण व्यवहार से पूरा शुद्ध और सादा जीवन, उच्च विचार हमारी भारतीय जीवन की एक ताकत रही है। आज वो लगभग दिखता नहीं है और न कोई उसकी बात करता है। तो ये कुछ अनुभव हैं कि वो बताया गया कि भाई इन विचारों की व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन में परम आवश्यकता है। और इन विचारों के महत्व देने की आवश्यकता है। जो अपना रहा है वही राजनीतिक जीवन में के काबिल है। और आवाम जो है ऐसे लोगों को ही सामने लाए और समर्थन करे, वोट करे और इस राजनीति की दुनिया में भेजें उनको, तब जाकर के कुछ बदलाव होने की आवश्यकता है। तो सारांश में बता दिया गया कि भाई, और हाँ, और एक बात मैंने और कह दिया है कि भाई हम तो इसी के आधार, अच्छा एक ने कहा कि साहब यदि आप उसके अनुसार नहीं बदलेंगे तो इस राजनीति में आप चल नहीं सकते, आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, आपको कपटी बनना ही पड़ेगा, आपको छली बनना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई यही तो टक्कर है और मैं देखूंगा कि मैं अपने इसी यानी शुद्ध विचारों के आधार पर, शुद्ध और दृढ़ विचारों के आधार पर और मनसा वाचा कर्मणा का जो सिद्धांत हमारे भारतीय जीवन का रहा है उसका अनुसरण करते हुए कि हमारे मन में क्या है, हमारे वाणी में क्या है, हमारे कर्तव्य में क्या है, तीनों में शुद्धता, इसी के आधार पर ही हम वो इस राजनीतिक जीवन में हम उतरेंगे। हालांकि ये भारतीय जनता दल ने और मैंने भी ये कहा कि ये जो राजनीति चल रही वो राजनीति है नहीं, वो राजनीति जो ये सब चला रहे हैं वो राजनीति नहीं है, वो घटिया से घटिया किस्म की एक स्वार्थ वाला उनका एक साजिश है। अब क्या बताया जाए। तो ये तो जो भी है तो मैंने या राष्ट्रीय जीवन में हम उतरेंगे, सफलता और असफलता वह ईश्वर और खुदा के हाथ में है और उसको सफल बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, आप सभी की है। अब इन सारी बातों पर मेरी जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये मैंने निवेदन है, इसको आप यकीन करें या न करें, इसको सही माने या न माने और इसको भरोसेमंद माने न माने, ये आपका पूरा अधिकार है। और लेकिन जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमने इस बारे में स्पष्टता से बता दिया है कि हम इन्हीं विचारों के साथ और इन्हीं जो तत्व हैं जिनसे हमको ताकत मिलती है, इन्हीं के साथ हम इस जीवन में उतरे हैं, राष्ट्रीय जीवन में उतरे हैं। कामयाबी मिलना और न मिलना ये ईश्वर और खुदा के हाथ में है। और
इसको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों की है। तो आगे बढ़ते हैं। तो किसान आंदोलन के संबंध में कई लोग हमसे पूछे कि साहब आप बहुत कहते हैं कि भाई कि ये जो है किसान आंदोलन में हमारे भारत विरोधी ताकतों ने कब्जा कर लिया है और इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें हमारे मासूम और मजलूम और भोले भाले हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, जो कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और भी किसान हैं, उनको अलग थलग करके उसको कुचलने की आवश्यकता है। इससे हरगिज जो है वो बात नहीं करनी चाहिए और इनसे जो है वो बात करने का कोई मतलब नहीं, इनको कुचलने की आवश्यकता है। आप कहते हैं तो यदि आपके हाथ में शासन होता है, यदि आप वो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते? सीधा जो है कई लोगों ने सवाल किया। तो एक तो यह है कि जब शासन मेरे पास होता तो मैं क्या करता है, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन यदि जानना ही चाहते हैं तो इसका ही सुन लीजिए। पहले तो खुफिया तंत्र के द्वारा कि ऐसी घटना होने वाली है तो कहाँ से होने वाली है? मान लीजिए कि पंजाब से होने वाली है। पंजाब से होने वाली है तो यदि पंजाब सरकार उसमें इधर उधर कर रही है और वही भड़का रही है तो 1 मिनट में उस पंजाब की सरकार को बर्खास्त। और उसके पहले जो ये करतूत चल रही है वो केजरीवाल की, कोरोना के संबंध में जो है इसने हमारे गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहनों के साथ जो को कितने संकट में डाल दिया, इकट्ठा करके जो है वो इस पर आनंद विहार बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर, और वो बेचारे जो है हजारों किलोमीटर वो पैदल जाने को मजबूर हुए। बच्चियां जो है वो जाने को मजबूर हुई। हमारे कई बेटियां जो है जो कि बेटियां बहुएं जो कि गर्भवती थी उनकी मृत्यु तक हो गई। इसने सिर्फ जो है जो इसको पैसा मिला था केंद्र से कि इन गरीब भारतीय भाई बहनों को की जीवन रक्षा के लिए इनके भोजन की व्यवस्था की जाए, उस पैसे को ये हड़पने के लिए इसने इस तरह का अतिक्रमण किया। तो इसकी नौबत ही नहीं आती, 1 मिनट में इसकी सरकार को बर्खास्त करके इसको जो है केंद्र अपने हाथ में लेता है। जो इस तरह की अनुशासनहीनता चल रही है वहाँ केरल से विजयन जो बोलता है, ये ममता बनर्जी जो बोलती है, ये गहलोत जो बोलता है, भूपेश बघेल जो बोलता है, उद्धव जो बोलता है, सारी सरकारों को 1 मिनट में बर्खास्त और करके उनको अनुशासन में लाने की आवश्यकता। तो एक तो नौबती नहीं आती कि जो है उधर से कोई आंदोलनकारी आ जाता, और कोई आ भी आता तो इस तरह से जो रोड जो ब्लॉक किए हुए हैं तुरंत उनको खाली कराना। और यदि बहुत जिद पर है और यदि वो जान देना चाहते तो कोई बात नहीं है, गोलियों का सामना करें। बगैर अनुशासन के शक्ति के ये दुष्ट जो है वो मानेंगे नहीं। और ये सारी कुछ शिक्षा, सारी कुछ प्रेरणा, सारी कुछ ताकत जो है भारतीय वाम ताकत दल को और मुझे भी वो आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस मॉडल से है जो कि उन्होंने 1941 में वो आज़ाद हिंद फौज बनने के बाद किसी साक्षात्कार में या इंटरव्यू में कहा था। तो अनुशासन शक्ति जो है बहुत जरूरी है, और ये जो माहौल चल रहा है बिल्कुल अनुशासनहीनता का,
पूरा इसमें जो राजनीतिक माहौल है वो अनुशासनहीनता का, उद्दंडता का, सबको अनुशासन में लाने की सख्त आवश्यकता है। और अनुशासित व्यवस्था ही गरीबों और मजलूमों और आम नागरिक की जो है वो ख्याल रख सकती है। उसी में वो महसूस कर सकते हैं कि भाई हम बराबरी पे हैं। और अराजक और अनुशासनहीन व्यवस्था में सिर्फ चालू बालू, तिकड़मी, रसूख वाले, दादा, माफिया, गुंडों का ही काम होता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो इसलिए सख्ती और अनुशासन बहुत जरूरी है। ये प्रेरणा हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से मिलता है। तो कुछ ऐसा ही जो है इस तरह से जो है वो इसको टैकल किया जाता। और ऐसा करने पर फिर किसी भी देश विरोधी की और उद्दंड ताकतों की हिम्मत ही नहीं पड़ती। जो ये भारतीय आवाम ताकत दल ये सिर्फ शब्दों में नहीं कहता है। जब उसको ये खबर मिल जाती है कि ये सारा जो है जिसे सीएए पर सारा जो है किया कराया जो है सोनिया और राहुल और प्रियंका का है, तो छोड़ता नहीं इनको। अब जैसे वो योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो वहाँ के जो है माने इस तरह के अपराधियों को और माफियाओं का कैसे अंत कर रहे हैं। तो सिर्फ जेल में बंद नहीं कर रहे हैं, उनके भवन, उनकी बिल्डिंगें को ढा रहे हैं, कहीं उनके यानी खातों को सील कर रहे हैं। तो देश स्तर पर भी इन जो है देश विरोधियों को भंग किए जाने की आवश्यकता है। उनके जितनी भी बिल्डिंगें हैं सब गिरवाइए, जितने भी खाते हैं सब सील करिए, बाहर भगाइए देश के, तब जाकर के ये शांति आएगी। लेकिन हम ये क्या किसके ले रहे हैं? ये कार्य मोदी के लिए। ये जो है देश विरोधियों से कहता है कि बात करिए, क्या राहत देगा? 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, दिल्ली के लोग जो है किस परेशानी में फंसे हुए हैं। और इसी की निकम्मापनी और इसी की कायरता का फल है कि सीए में जो है लोग जो है वो हिंसा की आग में चले गए। इसको पता था कि केजरीवाल क्या है, इस मोदी को पता था कि जो है वो जो है ये सोनिया क्या है, राहुल क्या है, प्रियंका क्या है, ये वाम दल वाले क्या है। ये तो आज तक बीजेपी वाले वाम दलों को, राहुल को, सोनिया को, प्रियंका को देशद्रोही नहीं मानते हैं। और देशद्रोही न इनको माना जाए इसकी वो साजिश करते हैं। इनको मानते हैं कि ये विपक्ष के नेता है। हम तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही पूछना चाहते हैं कि जो देश के साथ गद्दारी करे, क्या वह वोट पाने का हकदार बनता है? अब देखिए, ऐसा है कि मैनिपुलेशन अलग है कि मैनिपुलेट करके इनको मान्यता मिली हुई है यहाँ से इलेक्शन कमीशन से। अब जैसे वो किसी वक्त बोला ना सामना वाला कि इस देश के टुकड़े हो जाएंगे यदि भारतीय जनता दल की। अब ये सारी बातें मैंने इसको यानी वो बड़बोले के रूप में मत लीजिए। मान लीजिए इसकी सरकार होती तो इसकी नौबत ही नहीं आती कि कोई पेपर वाला वो कह देता कि वो इस देश के टुकड़े होंगे। वो पेपर भी बंद होता और जो शिवसेना है उसकी भी मान्यता छीन लेने के लिए भारत सरकार जो है इलेक्शन कमीशन को कहती। और ये जो पार्टियां हैं जीएनपीसी जो कि कांग्रेस के रूप में वो पंजीकृत है चुनाव आयोग के पास, ये जो वाम दल हैं इनकी भी वो राजनीतिक मान्यता छीनने के लिए वो कहती चुनाव आयोग को। और यही नहीं, जितनी भी पार्टियां जो है समाज को तोड़ने वाली, ये जो ही ये आरजेडी बोलती कि हम
उसकी भी मान्यता वो छीनने के लिए। ये जो हमदर्द अकाली वाले जो खालिस्तानियों के हमदर्द बनते, इनकी भी मान्यता छीनती। दक्षिण की पार्टियां सिर्फ तमिल जो बोला करती है, डीएमके, एआईडीएमके और जो है वो पीएमके और एमडीएमके, उनकी भी मान्यता। तो जितनी भी समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतों की मान्यता भी छिनवाती ये भारतीय जनता दल की सरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यानी बहुत कुछ जो है वो किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद ही जो है इस मुल्क को शांति आएगी और सुकून आएगा। तो कुछ नमूना इसने बताया, बहुत कुछ करने का है। तो और सीए पर भी, और सीए में जब कानून बनाए भी, तो ये उसमें ये क्या लिखने की जरूरत है कि भाई वो मुसलमानों को छोड़ करके, क्यों भाई? हम भाई सरकार को तो मेरिट पर ही करना है, और बल्कि उसकी जांच करा लीजिए कि भाई कि इसका किसी वो आतंकवादी से संबंध है कि नहीं संबंध है। ये संबंध नहीं तो आप उसको मान्यता दीजिए, वो नागरिकता दीजिए। लेकिन उसमें मुसलमानों को छोड़ करके, अब देखिए ना, अब हमारे इस इस्लाम आस्था में वो शियाओं को मार रहे हैं सब पाकिस्तान में। तो यदि शिया भाग के आएंगे यहाँ पर भारत में, तो क्या यानी उनको नहीं देंगे नागरिकता? और जब सीए की बात चल रही थी तो हम तो बल्कि टीवी डिस्कशन में एक जफर भाई सरेश वाला है अहमदाबाद का, वो मोदी जी का बहुत भक्त भी है। लेकिन जो इनका व्यवहार हुआ इस तरह से तो काफी दुखी हो गया। तो वो जो कह रहा था कि सीए पर आग लगाने वाले बीजेपी वाले हैं असम में। वो कह रहे थे कि असम में जो है जब बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा तो उसमें जो मुस्लिम को तो भगा देंगे और हिंदुओं को जो है इसी सीए के कानून के द्वारा जो रख लेंगे। तो जो दल जो है हर चीज में हिंदू मुस्लिम करता है, और इसी का बहाना बना करके देश विरोधी ताकतों ने पूरा माहौल को खराब किया। पूरे देश में, पूरा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में अफवाह झूठ जो है वो भर दिया उसमें। बताइए, मंशा थी इन सबों की देश को ऐसे करने की साजिश मंशा जो है वाम दलों की थी, जेएनपीसी की थी। और उन्होंने हथियार किसको बनाया? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, या यानी जिन असामाजिक और अहिंसक और उपद्रवी तत्व जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में के रहते हैं, उनके द्वारा जो है वो हिंसा जो है वो फैलवाई इन सबों ने, ये देश के दुश्मनों ने। तो इसको भी ये बीजेपी वाले और उनकी सरकार मोदी जी ने मौका दिया। और कैसे वो भरे हुए थे, और कैसे वो नारे लग रहे थे कि किसी ने सुना, छीन के लेंगे आज़ादी। बल्कि मैं वहाँ गया भी था, मैंने पूछा भी कि ये कैसा ये नारा है, आज़ादी का क्या मतलब है? ये देश तो वो आज़ाद है ही। और पता चला कि कोई भी बीजेपी का नेता, अब कोई भी बीजेपी का ये पदाधिकारी, कोई भी मंत्री नहीं आया वहां पर उनको समझाने के लिए, जो जहर भरा गया है यानी उसको दूर करने के लिए। तो जब ये अपनापन दिखाएंगे नहीं, उनको अलग थलग रखेंगे, इन सबों की नीति है, तो यही तो दुख देने वाली बात है। हमारे दल के पास साधन नहीं है, सीमित साधन है। उसके अनुसार जो हम लोग पहुंचे थे, उसका दृश्य देखे थे, जहाँ तक हो सका वो संदेश भी दे के आए।
और बाद में भी जो है कई निवेदन जो है यानी यूट्यूब के माध्यम से कहा गया, और साथ शाहीन बाग में बैठी हुई माताएं बहनें को कोई संदेश मिला और उस पर उन्होंने गौर किया, अपने अपने घरों में चली गई, और भारतीय जनता ताकत दल को भी को बड़ी राहत मिली। लेकिन कोई भी बीजेपी का नहीं गया था, सब दूर दूर से ही जो है वो करंट लगा रहे थे। ये इनका चरित्र है। यानी उनको अपने देश का नागरिक ये सब नहीं मानते हैं। ये बात है। ये नागरिक मानते, अपने भारतीय भाई बहन मानते, तो उनके पास जाते, और जाते तो निश्चित है कि उनके दिमाग में यानी वो जो जहर भरा है वो जहर भी माने वो साफ होता, और इनकी जो चाल है जो देश विरोधी ताकतों की, जो जेएनपीसी और जो वाम दलों की, फिर इसके बाद पीएफआई और सिमी और एसडीपीआई की, उनकी भी चाल का पता चलता। ये सारी बातें थी, लेकिन इन सबों ने कुछ किया नहीं। दूर दूर से बस इस तरह से टीवी चैनल पर बैठ करके जो है वो नफरत फैलाना, और इस तरह से जो है वो समाज को वो कमज़ोर करना। देखिए, किसी भी गतिविधि से नफरत फैलाना, समाज को कमज़ोर करना, ये मंसूबा, ये साजिश जो है ये जेएनपीसी और वाम दलों की है। अब कोई भी ऐसा करता है किसी ओर से, चाहे हिंदू सनातन की ओर से कोई तत्व है, या बीजेपी की ओर से कोई है, या जो पुष्पेंद्र कुलशेठ वाला गिरोह है, या असदुद्दीन वाला जो गिरोह है, ये सब के सब जो इन सब की गति है इस समाज को कमज़ोर करने वाली, ये किसके मंसूबों को पूरा करते हैं? जेएनपीसी और वाम दलों के, जो कि भारत विरोधी है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो सीए में भी जो कानून में लिखा है कि मुस्लिम को छोड़ करके भारतीय जनता दल वो हरगिज नहीं करता। कोई भी इस तरह से वो प्रताड़ित है, और जो 14 साल का है, उस 14 साल के बाद वो 6 साल के पर जो है वो पर ही नागरिकता देनी है, सब वो करता। और पहले भी यानी किया जा चुका है। लेकिन इस तरह से वो जो यानी भेदभाव नहीं होता, इसलिए कि इस्लाम आस्था वाले समाज में भी तमाम आपस में ही वो काफ़ी वो संघर्ष होता है, शिया सुन्नी को लेकर के, ये लेकर के, तो वो भी प्रताड़ित होते हैं, आते हैं। और एक चीज थोड़ा सा इसका इशारा दे देते हैं, और फिर किसी यूट्यूब के माध्यम से उसको विस्तार से बताया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता दल भारतीयता की बात करता है, और ये सभी अपने भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि अपने को भारतीय के रूप में ही माने महसूस करें, वैसे आचरण व्यवहार करें, और उसी पर बल दें, और सभी देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन समझें। तो उसका मतलब ये है कि फिर हमारी पहचान, हमारा वजूद जो है इसमें नहीं है कि हम हिंदू हैं। हमारी पहचान, हमारा वजूद ये नहीं है कि हम मुस्लिम हैं। हमारा वजूद और हमारी पहचान ये नहीं कि हम सिख हैं या ईसाई हैं। हमारी पहचान, हमारा वजूद यह है कि हम सिर्फ भारतीय हैं। और भारतीय जनता दल का जब भी वातावरण आएगा, शासन व्यवस्था आएगी, तो निश्चित तौर पर अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कहेगा कि भाई जो भी आपको सुविधा हुआ और इज्जत जो है वो नागरिक के रूप में बख्शी जाएगी, सिर्फ भारतीय नागरिक के रूप में। जो कोई सार्वजनिक रूप से ये कहेगा कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या गर्व से कहो हम कि मुस्लिम हैं, या हम सिख हैं या ईसाई हैं, उनको इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि भाई यदि आप कहेंगे गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं,
तो बेहतर है भाई साहब कि आप जो इस्लामिक देश है वहाँ आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं और आप चले जाइए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो कहे भैया कि भारतीय बन के रहना है तो ठीक है, नहीं तो कोई हिंदू राष्ट्र आप ढूंढ लीजिए। उसी प्रकार यदि गर्व से कहो, ये सिख कहेंगे कि भैया भारतीय बन करके यदि आपको रहना है तो रहिए, वरना जो है कोई सिख पंथ के आधार पर कोई राष्ट्र बना है तो वहाँ ढूंढ लीजिए। उसी तरह जो हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी कहा जाएगा कि यदि भारतीय के रूप में रहना है तो रहिए, और यदि गर्व से कहो कि हम ईसाई हैं इस रूप में आपको कहना है तो तमाम जो क्रिश्चियनों के देश है या क्रिश्चियनों का बिल्कुल शुद्ध माने क्रिश्चियनिटी के आधार पर के पंथ के आधार पर जो देश है वेटिकन सिटी, वहाँ जाने के लिए वो स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य कि सभी देशवासियों को प्रेम से वैसे भी और पूरा बल देकर के यही सिखाएगा कि जो कोई भी नागरिक है सिर्फ भारतीय बन करके, और भारतीयता जो है किसी पंथ से न तो जुड़ा हुआ है न तो उसके ऊपर आधारित है। भारतीयता जो है एक हमारी राष्ट्रीय इकाई है। वो इकाई क्या है कि जो कोई भी इसे हमारी जो मातृभूमि है भारत की जो संतान है वो सभी भारतीय हैं, सभी भारतीय हैं और सभी बराबर हैं, और संविधान भी यही मान्यता देता है हम भारत के लोग। तो इन सब अवधारणाओं में किसी भी पंथ की भूमिका हरगिज नहीं है। पंथ को इस रूप में भारतीय वामपंथी दल कहता है कि पंथ जो है आपका व्यक्तिगत आस्था के रूप में है। वो व्यक्तिगत आस्था आपकी वो हिंदू सनातन की भी हो सकती है, इस्लाम की भी हो सकती है, ईसाई की भी हो सकती है, और सिख पंथ की भी हो सकती है, लेकिन आपकी वो व्यक्तिगत है। अब व्यक्तिगत के माने यह है कि उसको आपको व्यक्तिगत रूप में ही निभाना है, सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल नहीं, सामूहिक जीवन में नहीं। कहने का मतलब कि घर के अंदर आपको जो भी पसंद है, पूजा अर्चना, धूप बत्ती, हरि कीर्तन, घंटी बजाई, जो भी आपको पसंद आता है, या सिजदा है, इबादत है, नमाज पढ़ना है, सब करिए जो भी आपको पसंद आता है। लेकिन घर के बाहर निकलते ही, घर के चौखट के बाहर होते ही जो आपका सामूहिक जीवन है वो शुद्धतः भारतीय और राष्ट्रीय है। इसमें हरगिज ये इसकी वो इजाज़त नहीं है कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, बिल्कुल नहीं। अब जैसे ये बंगाल का चुनाव था तो कोई है उससे बात कर रहा था, कोई इस्लाम आस्था भारतीय भाई बहनों के समाज से था, तो वो कह रहा है कि भाई कुछ नियम कानून है, कुछ राज्य के कानून है, कुछ जो है कुरान के गाइडलाइंस हैं। इस सार्वजनिक जीवन में, भारतीय जीवन में किसी कुरान के गाइडलाइंस का जरा भी स्थान नहीं है, किसी भी मनुस्मृति के गाइडलाइंस की जरा भी स्थान नहीं है, और किसी भी जो है बाइबिल के गाइडलाइंस की जरा भी स्थान नहीं है, किसी भी जो है वो गुरु ग्रंथ के गाइडलाइंस की जरा भी स्थान नहीं है सार्वजनिक जीवन में। वो आपका व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत के माने कि घर के अंदर आप जो है वो जो भी आपका जो पूजा पद्धति है उसको निभाइए, और कुछ आपके जो है संस्कार होते हैं, जब जन्म होता है, जब शादी ब्याह होते हैं, और जब मृत्यु के समय में कुछ जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अपने पंथों के अनुसार उनकी प्रक्रियाएं होती हैं, तो वहाँ तक है। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन है, भारतीय जीवन है, वो शुद्धता जो है हमारा राष्ट्रीय और भारतीय ही होगा। इसी को भारतीय वामपंथी दल बार बार वो समझा रहा है।
ये पिछले एपिसोड में तो आप लोगों ने देखा था कि भारतीय जनता दल ने कहा, उन्होंने ये भी देश अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने रखा कि पाकिस्तान का भूभाग भी अपना ही है, वो भारतवर्ष का भूभाग है। ये तो साजिश रही वो मोहनदास करमचंद गांधी और इसकी नेहरू की, वो अलग कर दिए। लेकिन भारतीय जनता दल की नज़रों में, उसके दृष्टिकोण में, उसके विचारों के अनुसार वो अपना ही वो भूभाग है, और वहाँ के लोग भी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। उसको जब भी माने भारत में लाने का अवसर आएगा, समय आएगा, तो उनको भी यही सिखाया जाएगा कि आप भारतीय हैं और भारतीय बन के रहिए, और यदि आपको मुस्लिम होने पर गर्व है या मुस्लिम बन के आप रहना चाहते हैं, तो बेहतर है कि फिर इस माने इस भारत के बाहर, माने भारत जब वो पाकिस्तान तक जो माने भारत हो जाएगा, उसके बाहर किसी भी जो मुस्लिम पंथ पर आधारित कोई देश है, उसमें वो जा सकते हैं। और इसी प्रकार मान लीजिए वो ईरान को मिलाना हुआ, अफगानिस्तान को मिलाना हुआ, ये सभी चूंकि ये वो अखंड भारत में ही आते थे। बर्मा में मान लीजिए वो रोहिंग्या के लोग हैं। मान लीजिए बर्मा में वो जो है वो रोहिंग्या के लोग भी हैं और लोग भी हैं। बांग्लादेश में भी हैं अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। नेपाल में भी है अपने, जो कोई भी जब ये भारत में मिलने की बात आ गई, तो बस यही बात पर जोर दिया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष भर में सिर्फ भारतीयता की ही बात रहेगी, भारतीय बन के ही रहना होगा। जो कोई इन संकीर्ण बातों में कि हम हिंदू हैं, गर्व से हिंदू हैं, तो बेहतर यानी वो उनको कहा जाए कि आप बाहर जाइए। इस प्रकार जो बोला गया कि गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, उनको भी बोला जाए कि आप बाहर जाइए। और इस प्रकार किसी को भी। तो भारतवर्ष का जिक्र, भारतवर्ष का अस्तित्व जो है बहुत बहुत पुरातन है, उसकी अवधारणा भी बहुत पुरातन है। और जब भी ये भारतवर्ष के विभिन्न टुकड़े जो हुए और उनको मिलाने की बात होगी, तो एक ही विचार है, जो विचार इसमें भारतीय जनता दल रख रहा है, इसके आधार पर जो है उन सभी को एकीकृत किया जाएगा। तो इसलिए इसको फिर से वो स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीयता की अवधारणा का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना हरगिज नहीं है। तो लेकिन अब भी तमाम ताकतें जो है उसको वो हिंदुत्व से जोड़ने की, हिंदू राष्ट्र की बात उड़ाने की, ये अभी भी ये साजिश चल रही है। तो इन साजिशों के विषय में भारतीय जनता दल यही वो सावधान करता है कि इस तरह की साजिशें जो है हमारे भारतीय समाज को कमजोर करती हैं, हमारे भारतीय समाज में नफरत वो फैलाती हैं। और भारतीय समाज में नफरत फैलाना, कमजोर करना, ये मंसूबा जो है वाम दलों का है, ये वो जेएनपीसी का है, जो कि देश विरोधी हैं। इसलिए कभी भी जो है जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, जैसे कि वो पुष्पेंद्र कुलशेख गिरोह जो है, बड़ी माने कभी अच्छा वो गिरोह की विशेषता यह है कि वो जो है नेहरू का नाम लेता है, लेकिन बस छू दिया। लेकिन नेहरू ने क्या क्या गद्दारी की है भारत के साथ, उस पर नहीं बोलता है। मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश के साथ क्या गद्दारी की है, इस पर नहीं बोलता है। फिर इंदिरा ने क्या गद्दारी की, राजीव ने क्या किया, जेएनपीसी ने क्या किया, इस पर बिल्कुल चुप।
थोड़ा सा जो है वो सोनिया का कि वो सोनिया जब से आई तब से सबको मरवा रही, पता नहीं क्या क्या सब बोलते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी जो भारतीय अवाम है अब और आदरणीय जो भारतीय भाई बहन है, एक तो भारतीयता की बात और भारतीय एकता की बात, भारतीय भाईचारे की बात, और साथ में इन पर बिल्कुल नजर रखें जो देश में भेद विभेद, फर्क और नफरत फैला करके भारतीय समाज को कमजोर करना और देश को कमजोर करना और देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को पूरा करना। तो इस ट्रैप में, इस जाल में हरगिज न फंसे और इसे सावधान रहें। तो इसकी परम आवश्यकता है और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता दल जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में आएगा। अभी तो यूट्यूब से बातें चल रही हैं और जल्द आने वाला है। और तो ये सारी बातें भारतीय जनता दल ने बताया कि यदि भारतीय जनता दल के हाथ में सत्ता रहती तो इसकी नौबतें नहीं आती, इसलिए कि हमेशा वो सख्ती और अनुशासन। और अगले एपिसोड में बताया जाए कि ये जो पार्टियां जो है न तो सख्ती में विश्वास करती हैं न तो अनुशासन में, और इनका जो अराजक माहौल आपने देखा होगा कि विधानसभाओं में क्या करते हैं, लोकसभा में क्या करते हैं, राज्यसभा में क्या करते हैं, वही अराजक वाला माहौल। तो ये देश को कुछ वो दे नहीं सकते। सिर्फ जो है उपद्रवी तत्व, देश विरोधी तत्व जो है हमारे आपके के सिर पर, इस देश पर की संस्थाओं के ऊपर नाचेंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।